गंदी रवायत है। दूसरी तरफ ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान के जो लोग रिटायर होते हैं, इनको जो मराहत रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं बुनियादी तौर पे सिर्फ पेंशन है। पेंशन थोड़ी होती है। उनको कहीं जॉब वगैरह अगर लेके दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा फौजी फाउंडेशन के अदारों में या AWT, तो वो उनको कुछ वक्त के लिए सहारा मिल जाता है। उसके अलावा इन लोगों के पास आर्मी की तरफ से हाउसिंग स्कीम है, जिसमें कि उनको एक अपार्टमेंट वगैरह या सेमी रिटायर्ड घर मिल जाता है रिटायरमेंट पे, लेकिन उस घर की वो सारी कीमत खुद अदा करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो आपको बाज़ार से, मार्केट से बड़ा सस्ता पड़ता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए कि आर्मी अपनी कॉस्ट के मुताबिक बनाती है, प्रॉफिट नहीं किससे लेती है। और दूसरा ये है कि बल्क में जब बनते हैं तो वो उसमें बचत बड़ी हो जाती है। सो इंडिविजुअल को काफ़ी सारी बचत हो जाती है, वो पैसे खुद देता है। वो भी स्कीम जो है वो बाबडा ने या और कई अदारों ने अपने लिए चलाई हुई हैं, पाकिस्तान आर्मी ने भी चलाई हुई है। हर अदारे का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुलाजमों की देखभाल करे, आर्मी भी करती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है गलत इन्फॉर्मेशन मुहैया करके ऐसे गलत इंप्रेशन पैदा करना वो दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ वजाहत दे दी सही, या कोई चीज़ रह गई हो तो बेटा आप पूछ लीजिए। नहीं सर। अच्छा, अगली बात यह है कि रिटायर्ड फौजी और उनके बच्चों के फलाह के नाम पर ट्रस्ट और फलाही अदारे की आड़ में जो है बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, जो फर्टिलाइज़र हैं, सीमेंट सरिये की फैक्ट्रियां हैं और डेयरी फार्म्स हो गए, शुगर्स मिल्स, मिर्च मसाले की फैक्ट्रियां, और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप और शादी हाल तक चलाए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत मुसलसल जवाल पजीर भी हो रही है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लेकिन जो है ऐसे लोग के कारोबार मुसलसल जो है बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, कारोबार बढ़ते नहीं, लेकिन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदाराना तरीके से कारोबार चलाएं, टैक्स चोरी ना करें, प्रॉफिट्स जो हैं वो हेरा फेरी ना करें, तो कारोबार तो बढ़ना चाहिए। ये अदारे बड़े अच्छी तरह मैनेज किए जाते हैं। और जैसे मैंने पहले पहले बताया कि ये अदारे, एक तो ये कि आर्मी के नहीं, ये फाउंडेशन के हैं, और जो वैसे फ़ौजी फाउंडेशन है इसमें तीनों सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। जी। और ये जो अदारे हैं इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि 43% फाउंडेशन का हिस्सा है, बाकी तो 57% पाकिस्तान के बाकी लोग फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन जितना टैक्स ये देते हैं उतना कोई और नहीं देता। और बाकी के बैंक है, इंश्योरेंस का अदारा या कोई भी, बिल्कुल जब आपने बिज़नेस में, मुल्क की इकनॉमिक एक्टिविटी में आपने हिस्सा डालना है तो आपको हर फील्ड में जाना चाहिए। और इसमें थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो है वो आर्मी के लोगों को भी मिल जाते हैं। लेकिन इसमें बुराई क्या है, मैं नहीं समझा कि अगर आप मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा, अब वेलफेयर का जो किस्सा है, इतने शहीद हुए हैं इस मुल्क में पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे आर्मी की आप बात कर लीजिए, क्या हुकूमत ने उनको कुछ दिया है? हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। ये वो हमारे वेलफेयर के अदारे हैं जो शहदा की फैमिलीज़ को, उनको लुक आफ्टर करते रहते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े हो के तो किसी काम पे ना लग जाएं। शहदा के फैमिलीज़ के लिए शेल्टर, को रहने की जगह, को छोटे मोटे घर उनको बना के देना, को डेवलप करके प्लॉट वगैरह देना, ताकि उनकी फैमिली अपने मामला शादी ब्याह कर सके बच्चों के। ये, और फिर आप देखें जाके यहाँ पे CMH के साथ ही हमारा आर्मी है, रिहेबिलिटेशन का अदारा, उसमें अगर आप जाके देखें तो सैकड़ों लोग हैं जिनके आज़ा कटे हुए हैं, जो वॉर एंड टेरर में भी या पहले जंगों में अपने आज़ा गवा बैठे। उनको बहाल करना, मसनूई आज़ा लगाना, मोटराइज व्हील चेयर्स देना, ये खर्चे कौन करता है, कौन देता है? पाकिस्तान की हुकूमत तो नहीं देती। हुकूमत तो आपको जो बजट दे देता है, देते हैं, वो तो बजट मुश्किल से इतना काफ़ी है कि आप उसमें फ़ौज पाकिस्तान की तनख्वाहें और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम आप कर सकें। लेकिन बाकी जब सारी चीज़ें, वेलफेयर के जितने भी काम हैं, ये हमारे वेलफेयर के अदारे करते हैं। ये लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं। बाज़ औक़ात मैं चूँकि मुंसलिक रहा हूँ, मुझे पता है, बाज़ औक़ात बाज़ फैमिलीज़ के हालात बहुत ही ख़राब होते हैं। रिटायरमेंट हो गई एक सिपाही की, आगे उसको करने को कोई जॉब नहीं मिला, कोई उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी नहीं है, वो बेचारा भीख मांगने पे आया हुआ है। GHQ में जब पता चलता है कि इस आदमी के मसाइल, वर्जी भेजता है कि जी मेरी ये ज़िंदगी, ये हालात हैं, हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हम उसकी फैमिली को महीने के 5-10 हज़ार रुपया देना शुरू कर देते हैं। अब ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं देती, लेकिन ये ज़रूरी है, वरना तो फ़ौज में आएगा कोई नहीं। अगर उसको ये पता हो कि वो रिटायर हो जाएगा इतनी जल्दी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो जाएगी, कोई परेशान हाल ही नहीं होगा उसका, तो वो कहेगा भी मैं बाहर जाके आराम से नौकरी करूं कहीं और, जी। अच्छी बुरी जैसी भी है,
कम से कम 60 साल तक तो मैं जाऊँगा ना। तो वो ये एक एस्पेक्ट है जो हमें जहन में रखना पड़ता है, और अपने लोगों को लुक आफ्टर करते हैं ताकि वो ये कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बाद में भी गुजार सकें। दूसरी तरफ ये जो स्कूल कॉलेजेस आर्मी ने ये बनाए हैं, हमारे लोगों की ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। और ये मसला हमारा था कि जब मिसाल के तौर पे कराची से रावलपिंडी एक आदमी पोस्ट हो गया फ़ौजी, तो उसको पहली प्रॉब्लम तो ये आती थी कि साल के दौरान उसकी पोस्टिंग हुई तो जहाँ वो दाखिला कराने जाता है उसको आगे कहा जाता था कि जनाब आज तो मई का महीना है, दाखिले मार्च में मुकम्मल हो चुके हैं, अब जब दोबारा होंगे तो आपको फिर आइए। अब वो अपने बच्चे कहाँ लेके जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो साथ साथ होती रहती हैं, रुकती नहीं। दूसरा ये है कि बाहर प्राइवेट अदारों में लेके जाएं, वहाँ अगर दाखिला मिल भी जाए तो फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, तनख्वाहें इतनी नहीं हैं हमारे जवानों की लोगों की कि वो इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस अदा करें। फिर सिलेबस का फ़र्क, बाकी अदारों में हर सूबे में अपना अपना सिलेबस है। नतीजा ये है कि एक बच्चा कराची में पढ़ रहा है, जब वो यहाँ आता है तो आके उसको पता लगता है कि मैं तो वो जानता ही नहीं जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा आर्मी ने अपने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बना के तो अपने स्कूल कॉलेजेस बनाए जिस पे बड़ी मेहनत लगी, और वो आज बेहतरीन अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें दूसरे लोग भी अपने बच्चे दाखिल कराना चाहते हैं। अब इन स्कूलों कॉलेजों में एक तो ये है कि अगर कोई ट्रांसफ़र पे बाहर से आदमी आता है तो उसके बच्चे को एडमिशन हर हालत में दी जाती है, वो रोकी नहीं जा सकती, इस वजह से कि वो अदारे बने इन्हीं के लिए हैं। फिर फ़ीसें मुनासिब हैं, और तीसरा ये कि पूरे पाकिस्तान में उनका सिलेबस एक है, लिहाजा ट्रांसफ़र पे फ़ौजियों को दिक्कत नहीं होती, अपना बच्चा भी दाखिल करा लेते हैं और बच्चे की पढ़ाई भी उसके मुताबिक चलती रहती है। तो इसमें मैं समझता हूँ बाकी भी सिविल अदारों को ये सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अगर ट्रांसफ़र वगैरह होती हैं तो उनको भी अपने लिए इस तरह के अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि बच्चों को नुकसान ना हो तालीम का। अच्छा सर, दूसरी जानब में अगर आम शहरी कोई फ़लाही एनजीओ खोलना चाहता है तो फ़ौज वाले जो है फंडिंग के ज़राए को गैर तसल्ली बख्श करार दे कर पाबंदी भी लगा देते हैं, और ख़ुद रिटायर फ़ौजियों की फ़लाह व बहबूद के नाम पर अक्सर जो है इदारे बनाकर कारोबार भी चल रहे हैं। क्या वाकई पाक फ़ौज के लोग जो है एनजीओ से पूछगछ करते हैं, या तो क्योंकि हमारे इल्म में तो ये है कि 70,000 के करीब यहाँ पाकिस्तान में एनजीओज़ हैं। लेकिन जो एनजीओज़ हैं ना, जी। इनमें दो तीन तरह की एनजीओज़ हैं। एक तो एनजीओज़ हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे यहीं काम करती हैं, यहीं से फंड्स लेती हैं और वो रफ़ाए आमा के काम कर रही हैं, बिल्कुल उनको कोई नहीं रोकता। फिर बाज़ एनजीओज़ ऐसी हैं जो यहाँ से काम करती हैं या बाहर से पैसा लेती हैं, लेकिन वो पैसा उसमें से चोरी करते हैं, वो अपने ख़ानदान को उसमें पूरे को नौकरियाँ दी हुई हैं, ख़ुद चला रहे हैं और अपना ज़रिया माश बनाए हुआ है। वो रफ़ाए आमा से ज़्यादा अपनी फलाह का वो काम है, वो भी गलत है, वो हुकूमत पकड़ती है उनको। और तीसरी जो किस्म है वो ये है कि बाहर से फंडिंग आती है और बाहर के लोग ही आके यहाँ मैनेज करते हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क के मामलात में दखल भी देते हैं और बाज़ जगह पे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने का काम भी करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक एनजीओ यहाँ पे काम कर रही है, उसको बाहर से अगर अरबों रुपया मिला है तो किसी का कोई मकसद होगा जिसके लिए दिया है उसको, वरना पाकिस्तान से क्या इतना ख़ास प्यार आ गया कि यहाँ वो काम कर रहा है। बिल्कुल। तो वो इशू होता है, लिहाजा उसके लिए चेक किया जाता है कि फ़ंडिंग जो है वो उसको कहाँ से आ रही है। बज़ाहिर सामने होता है कि जनाब ये फ़ंड जो हैं ये फ़लाँ अदारे की तरफ से आए हैं, लेकिन जब चेक करें तो उस अदारे को इस्तेमाल किया होता है, पीछे उसके CIA होगी, पीछे उसके रॉ होगी, उनके फ़ंड्स होंगे लेकिन किसी और के थ्रू आगे चलाए, वो अपने मकासद पूरे करते हैं। चुनांचे इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी एनजीओज़ के ऊपर नज़र रखती हैं, चेक करती हैं, और जैसे ही उनकी जो कारस्तानियाँ हैं या उनकी जो यहाँ पे वर्किंग है वो ऑब्जेक्शनेबल नज़र आती है तो सबूत रख के उनको फ़ारिग कर दिया। उनको कहा जाता है कि जनाब आप उठाएँ, ये देखें आपने किया। तो इस वजह से बाकी किसी एनजीओ पे कोई ना पाबंदी लगाता है ना कुछ करता है, और पाबंदी या ये चेक करना ये भी हुकूमत का काम है। ये वजारत दाखिला इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कहती है कि जनाब ये चेक करें, क्योंकि वजारत दाखिला को आखिर मुल्क की सलामती की ज़िम्मेदारी है उनकी, तो वो चेक करवाते हैं, तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज तब उनको बताती हैं और हुकूमत फिर एक्शन लेती है।
दूसरी जानिब सर, दुनिया भर में रियासत का क़याम जो है अपनी आवाम की फ़लाह व बहबूद और सियासी तरक्की के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस मुल्क में बात करें तो फ़लाह बहबूद जो है सिर्फ़ फ़ौजी मुलाज़मीन के लिए ही है, क्योंकि फ़ौज पिछले 70 साल से जो है पाकिस्तान की गरीब आवाम का यूँ कहा जाता है कि निवाला छीन के अपना पेट भर रही है। और साथ में आपने ये भी